नमस्कार, जय हिंद। बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में जो आप प्रश्नों को देखेंगे, ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे और वो सभी प्रश्न चुनिंदे हैं जो आप यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। कुछ बातें आपको बता दूं, अगर पहली बार इस सीरीज को आप ज्वाइन किए हैं, दरअसल ये सिलेक्टेड प्रश्नों की सीरीज है जो खास करके वैसे प्रश्न आपके आगामी जो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर पूछे जा सकते हैं। तो इसमें ये आज का चौथा पार्ट है और आज के इस पार्ट में केवल हम बिहार के ही प्रश्नों को देखेंगे। और खास बात यहाँ पर ये इस वीडियो की है, 2024 जनवरी से लेकर अब तक का प्रश्नों का संग्रह है। केवल 10 ही प्रश्न हमने इसमें रखे हैं और सारे 10 प्रश्नों की जानकारी हम आपको विस्तृत तौर पर देंगे। वो सारी पॉसिबिलिटी के बारे में हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ये 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे आपको अंदाजा लगेगा और इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी है जहां पर मतलब कि जहां से पहले एग्जाम में प्रश्न अराइज हो चुका है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, जनवरी से मई तक का जो पीडीएफ अपडेट हुआ है, आप इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक वार्षिकांक जो 2023 वाला बिहार स्पेशल का है, ये भी आपको उपलब्ध कराया गया है। दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहां से लीजिए या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस समय जब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, एप्लीकेशन में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से प्ले स्टोर पे अभी आपको नहीं दिख रहा है। टीम लगी हुई है, जल्द ही ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए सेशन की अब हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न। देखिए 90 तक प्रश्न जो है वो हमने ऑलरेडी आपको करवा दिया है इस सीरीज में। अब जो हम देखेंगे ये प्रश्न संख्या होगा 91। देखिए ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या फिर बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। एक बात सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता दो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में रिसेंटली, बीपीएससी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर 2024 को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए अच्छा, यहाँ पर जो प्रश्न है 10 प्रश्न, आप लोग आंसर को काउंट जरूर कीजिएगा। एक प्रकार से आपको आइडिया लगेगा और वीडियो के अंत में भी आपको बताना है कि यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि मोहम्मद हुसैन। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। दरअसल पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की जो घोषणा है ये 19 जनवरी 2024 को हुई, रिसेंटली हुई है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है और पूरे भारत से चयन किया जाता है। अच्छा, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं तो इस वर्ष 2024 के लिए सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया। इन 19 बच्चों में एक बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां शामिल हैं, जो कि 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। अच्छा, 2-3 पॉइंट और भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले 2024 को लेकर बिहार के संदर्भ में ये बात ध्यान रखना है कि बिहार के मोहम्मद हुसैन का चयन किया गया है और ये कैटेगरी आपको नहीं भूलना है, कला और संस्कृति के लिए, यानी कि इस वर्ग में मोहम्मद हुसैन का चयन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई पॉइंट में इसको आप रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एक्चुअली में कि जो पूछा गया है एग्जाम में प्रश्न, एक तो मोहम्मद हुसैन को लेकर ये चीजें आपको ध्यान रखना ही है कि 2024 को लेकर इन्हें सम्मानित किया गया, जबकि वहीं पर आपको विकल्पों में दिख रहा है पल साक्षी और धीरज नारायण, इन दोनों को संयुक्त तौर पर कब सम्मानित किया गया, तो 2022 को लेकर। ठीक है, 2023 में बिहार से किसी भी बच्चे का चयन नहीं हुआ था, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अच्छा, पल साक्षी और धीरज नारायण को लेकर आपको बता दूं, यहाँ पर जो दो नाम आपको दिख रहा है, पल साक्षी को क्यों चुना गया? दरअसल उन्होंने, जैसे कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, तो 10,000 रुपए की राशि पीएम केयर्स फंड में डोनेट की थी। जबकि धीरज नारायण की बात करें तो इन्होंने अपने छोटे भाई को मगरमच्छ से बचाया था। मतलब उनकी वीरता को ध्यान रखते हुए इस पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया था 2022 में। 2023 में किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया और 2024 में मोहम्मद हुसैन को। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखें और यही धीरज नारायण और पल साक्षी, यानी कि 2022 वाला प्रश्न आपके 69वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पर 2024 को लेकर जो कंप्लीट जो चार्ट है, जो सूची है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है।
शायद ये छोटा-छोटा लिखा गया, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। इसका पीडीएफ फाइल यानी कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, सभी के लिए निःशुल्क रहेगा ये पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे। तो ये प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की, अच्छा यहाँ पे देखिए मिस टाइपिंग हुआ है, सम्मानित करने की घोषणा नहीं, बल्कि ये प्रश्न पहले टाइप हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा है। दरअसल भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कर्पूरी ठाकुर, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में बहुत सारी जानकारी निहित है, आपको सभी को ध्यान से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर पहला पॉइंट है जननायक। अच्छा यहाँ पर एक बात ये भी सवाल उठता है कि जननायक इन्हें क्यों कहा जाता है? तो इनकी लोकप्रियता के ही कारण इन्हें जननायक कहकर संबोधित किया जाता है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिले के पितंचिया गांव, जिसे कि अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, यहीं पर नाई परिवार में हुआ था। ये जिला आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और जन्म कब हुआ? तो 24 जनवरी 1924 को। अच्छा रिसेंटली 24 जनवरी 2024 को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, यानी कि शताब्दी जयंती वर्ष मनाया गया है। इनकी तो कर्पूरी ठाकुर की। और इसी अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया था, जो कि अब ये सम्मानित किए जा चुके हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इन्हें जो भारत रत्न मिला है, तो क्रम की दृष्टिकोण से ये 49वां भारत रत्न है। ये मत भूलिएगा, आगे हम आपको बतलाएंगे। ये क्रम की दृष्टिकोण से ये 49वां भारत रत्न है, जो कि कर्पूरी ठाकुर को मिला है। अच्छा कर्पूरी ठाकुर को लेकर कुछ बातें आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट में, कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में और फिर 1977 में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने। अब एक बात यहाँ पर और भी निकल कर सामने आती है। अच्छा ये इनके निधन के बारे में लिखा गया है कि 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से। अब यहाँ पर जो बात एक्चुअली में निकल कर आती है, जो एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए 1977 में जब ये दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय इन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू किया था। हालाँकि ये कानून लंबे समय तक नहीं चल पाया। 2 वर्ष पश्चात 1979 में इस कानून को भंग कर दिया गया। एक बात यहाँ से ये समझ में आता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बिहार के इतिहास में सबसे पहली बार किनके कार्यकाल में कब शराबबंदी लागू हुआ था, तो गलती से नीतीश कुमार आंसर मत कीजिएगा, बल्कि कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में 1977 में ये खास करके लागू हुआ था। अच्छा एक बात और यहाँ पर लास्ट वाले पॉइंट में, उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तथा सुशील कुमार मोदी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करें गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। उसी प्रकार से यहाँ पर ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार की, तो इसके अतिरिक्त पद्म पुरस्कारों पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 68वीं शायद 68वीं या 69वीं में एक प्रश्न अराइज हुआ है, आपको वो दिखलाएँगे हम। लेकिन उससे पहले 2024 को लेकर जो जानकारी है, तो एक तो भारत रत्न के बारे में भी हम आपको बतलाएँगे। भारत रत्न के बारे में यहाँ पर भी हमने लिख दिया है कि जो बिहार को जो पुरस्कार मिला है, उनमें भारत रत्न की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए। तो ये तो यहाँ पर एक अतिरिक्त जानकारी है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ पद्म पुरस्कारों की बात करें, पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आता है, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्मश्री। तो यहाँ पे देखिए, इस वर्ष यानी कि इस बार 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण, यानी कि कुल 132 हस्तियों को पूरे भारत से सम्मानित किया गया। यहाँ पे हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष यानी कि पूरे भारत से, ठीक है। उनमें अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में, एक तो भारत रत्न को लेकर हम जानकारी दे दिए, लेकिन पद्म पुरस्कारों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो 3 पुरस्कार है, पद्म विभूषण में देखें तो बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए ये सम्मानित किया गया। बिंदेश्वर पाठक इन सभी में खास करके कर्पूरी ठाकुर के बाद जो प्रमुख जो नाम यहाँ पर मुझे दिखता है, वो बिंदेश्वर पाठक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये वैशाली के रहने वाले हैं। तीसरी बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका निधन हुआ कब, तो पिछले साल 2023 में। और सामाजिक कार्य के मतलब क्षेत्र में जो इनका योगदान था, इसी के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। ये नाम थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अच्छा एक चर्चा हम ये कर रहे थे, सुलभ इंटरनेशनल एक खास करके प्रमुख संस्था थे, मतलब है, उसकी स्थापना हुई थी 1970 में, इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो ये तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से।
और पद्म भूषण की बात करें तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। पद्मश्री में एक बात यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस वर्ष बिहार को 4 पुरस्कार मिला है पद्मश्री का, लेकिन इसमें जो नाम है वो 5 नाम है। यहाँ पे देखिए अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए मिला। अच्छा, इन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है अशोक कुमार विश्वास को। दूसरा जो पुरस्कार मिला सुरेंद्र किशोर को साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए। तीसरा पुरस्कार मिला राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन जो कला शैली है इसके लिए। अगला अगर हम बात करें चौथे की तो शांति देवी पासवान और उनके पति शिवम पासवान, यानी कि ये पति पत्नी को संयुक्त तौर पर मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग्स में जो गोधना शैली है उसके लिए, यानी कि कला कैटेगरी में ये पुरस्कार मिला है। तो पद्मश्री का 5 नहीं बल्कि 5 लोगों को दिया गया, लेकिन ये पुरस्कार हम काउंट जो करेंगे वो 4 ही करेंगे। इसके बाद एक पद्म भूषण और एक पद्म विभूषण, और इसमें 2 और जोड़ दीजिए तो 6 पद्म पुरस्कार बिहार को मिला। इसमें अगर भारत रत्न भी ऐड कर देंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 7। तो ये 2024 को लेकर जो चीजें आपको ध्यान रखना इस टॉपिक से, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिहार के संदर्भ में यहाँ पर आपको मिलता है। कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको हम बतला चुके हैं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। एक जरूरी बात यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे, मान लीजिए यही प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए, एक तो बात यहाँ पर यह है कि भारत रत्न बिहार को लेकर, बिहार में जो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया तो चर्चे में है, और बीपीएससी का आदत है रिसेंटली कुछ वर्षों से जो खबरों में रहती है उससे मिलता जुलता फैक्ट पूछा जाता है, तो इसलिए ये जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अगर बाय द वे प्रश्न बना कि अब तक बिहार के कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 5 बिहारी को अब तक भारत रत्न मिला है। पहला नाम जो है 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को दिया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सभी की तस्वीर वहां पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण को 1998 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में, और अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। ये चीजें ध्यान रखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि बिहार के बक्सर जिले में एक स्थान है डुमराव, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और ये बिहार में जन्मे इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्हें चारों जो सर्वोच्च सम्मान है भारत का, जो नागरिक पुरस्कारों की हम बात करें, ये सभी पुरस्कार पाने वाले पहले इंसान है बिहार के। ये चीजें ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा, भारत रत्न को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें कि 49वां भारत रत्न मिला। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य लोगों की बात अगर हम करें, हालांकि कुल मिला के इस वर्ष 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। यहाँ पर सभी की तस्वीर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इसके बारे में भी। तो कर्पूरी ठाकुर के अतिरिक्त लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन, तो इन सभी को मतलब 5 लोगों को इस वर्ष भारत रत्न दिया गया है। हालाँकि पिछली बार जो भारत रत्न दिया गया था 2019 में 3 महान हस्ती को दिया गया, जिनमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इस वाले लास्ट वाले पॉइंट में आप देख रहे हैं। आप चाहें तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ, थोड़ी देर पहले हम आपको बतला रहे थे कि प्रश्न कहाँ से पूछा गया। देखिए, 2023 में मैं जो बिहार को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, 3 लोगों को मिला था, तीनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। श्रीमती सुभद्रा देवी, श्री आनंद कुमार और कपिल देव। अच्छा, कपिल देव प्रसाद यादव। तो यहाँ पर जो आपके एग्जाम में प्रश्न बना बीपीएससी एग्जाम में, ये सुभद्रा देवी को लेकर बना था, जो कि पेपर मेसी कला के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2023 का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यही आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। ये कुछ हॉट टॉपिक होते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, तो इन सारे चीजों पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक जानकारी और भी यहाँ पर हमने लिख दिया है कि पहला जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था सामाजिक कार्य के लिए 1961 में, बिहार की यहाँ पे बात हो रही है, तो अमाल शाह को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में से जरूर शेयर कीजिएगा। 2 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, तो प्लीज ये आंकड़ा जल्द आप लोग पूरा कीजिए। 2 लाख का आंकड़ा बहुत जल्द हो जाएगा, तो एकदम से और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, यहाँ पर जो 53 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, तो जो पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 4 फरवरी 2024 को बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर बी।
यानी कि ये गर्दनी बाग पटना में किया गया। अच्छा, इसको लेकर तो जानकारी हम आपको देंगे ही देंगे, लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी और भी है, वो भी बताएँगे। देखिए, महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 फरवरी 2024 को किया। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। एक तो सभी लोगों को ये मालूम होगा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। लेकिन जिन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट कि किस स्थान पर वो प्रॉपर स्थान सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पटना ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि आपको ये पूरा ध्यान रखना है, कहाँ पर? गर्दनी बाग पटना में। एक प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था पिछला बीपीएससी एग्ज़ाम में कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ लगा है? तो अधिकतर स्टूडेंट दरभंगा ही पढ़े, लेकिन दरभंगा एक्चुअल प्रॉपर स्थान पूछा गया था। तो सिर्फ़ जिला याद रखने से नहीं होगा, बल्कि वो जो प्रॉपर स्थान है, जैसे कि कादराबाद दरभंगा में ये स्थापित किया गया था, तो जो लोग कादराबाद पढ़े होंगे, जिनको याद होगा, वो बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। तो ये प्रॉपर स्थल जो है, वो ध्यान रखना है और ये डेट कौन-सा है, तो 4 फरवरी 2024। देखिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, हालाँकि इसका शिलान्यास नीतीश कुमार ने ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर 2 अक्टूबर 2018 को किया था और ये 6 मंजिला जो कि 120 फीट ऊँची बापू टावर का जो परिसर है, ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। बापू परीक्षा परिसर की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अच्छा, यहाँ पर बापू परीक्षा परिसर नहीं, सॉरी, यहाँ पर बात हो रही है बापू टावर की, सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा था। हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे बापू टावर के बारे में। इतनी सारी जानकारी बापू टावर को लेकर थी, वो इमेज हम आपको दिखलाएँगे, वो तस्वीर दिखलाएँगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको ये दे दूँ बापू परीक्षा परिसर के बारे में। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन बात करें, तो ये 2023 में पिछले साल 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और यह 6 एकड़ भूमि बना 5 मंजिला भवन है और इसकी क्षमता है 16,000, मतलब 16,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा देने में सक्षम है। अच्छा, ये डेट को देखकर आपको कुछ चीज़ें याद आ रही होंगी चंद्रयान से संबंधित। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूँ 14 जुलाई 2023 वो तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। लेकिन 23 अगस्त 2023 वो तिथि है जिस तिथि को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना था। ये सारी बातें आप लोगों को मालूम होगी, यही वो तिथि है 23 अगस्त 2023। हालाँकि भारत की चंद्रयान मिशन की बात करें तो साउथ पोल पर उतरने वाला ये दुनिया का पहला और एकमात्र देश है। ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। अब जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? बापू टावर और बापू परीक्षा परिसर की। तो ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये है बापू टावर, जिसका अभी उद्घाटन जो हुआ है 4 फरवरी 2024 को, कहाँ पर? तो गर्दनी बाग पटना में। लेकिन 23 अगस्त 2023 को बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कुम्हरार में हुआ, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है? इसको याद रखिएगा, तस्वीर थोड़ा दिमाग में रहेगा तो प्रॉपर स्थान भी याद रखने में थोड़ी हेल्प मिलती है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो खास करके बहुत इम्पोर्टेंट जो स्थल है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया है, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आप देख रहे हैं। बापू परीक्षा परिसर को लेकर और बापू टावर को लेकर जानकारी तो हम आपको दे चुके, लेकिन इसके अतिरिक्त स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में 19 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। स्वामी नारायण मंदिर की बात करें तो अबू धाबी में, आपको ध्यान रखना है, ये संयुक्त अरब की अमीरात की राजधानी है, यहीं पर 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। अगला है सुदर्शन केबल पुल, ये द्वारका गुजरात में 25 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में इसका उद्घाटन हुआ 4 मार्च 2024 को नीतीश कुमार के द्वारा। सेला सुरंग जो कि बहुत खबरों में रही, अरुणाचल प्रदेश में है, 9 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो खास करके उद्घाटन हुए हैं, ऐसे तो रोज किसी न किसी चीज का उद्घाटन होता है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हमने आपके समक्ष रखा है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य विधानमंडल में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2,78,725 करोड़ रुपये। ये विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, इस आंकड़े को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन होता है। जो 725 यहाँ पर लास्ट में है, इसमें कई जगहों पर आपको 425 दिखेगा।
लेकिन 2,78,725 करोड़ की अगर हम बात करें, ये जो स्रोत है, जो आंकड़े आपको हमने यहाँ पे दिखलाया है, ये स्रोत है द हिंदू न्यूज़पेपर, वहीं से ये आंकड़े को हमने यहाँ पे रखा है। तो आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 13 फरवरी 2024 को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। एक बार पुनः दोहरा दूं, जो आंकड़े यहाँ पर हमने रखा है, यहाँ पर कई जगहों पर आपको 425 दिखेगा। यहाँ पर लास्ट में 725 है, ये 425 दिखेगा और ये स्रोत जो हमने लिया है इस आंकड़े का, ये द हिंदू है। चलिए, इस बजट की बात करें तो यह बजट मौजूदा उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा पेश किया गया और यह पहली बार है जब उन्होंने सदन में बजट पेश किया। इस समय बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो है सम्राट चौधरी जो कि वित्त मंत्री भी हैं और आपको एक ध्यान रखना है कि जो विजय कुमार सिन्हा, ये भी इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री। देखिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, यह बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हालाँकि पड़ोसी राज्य हम उत्तर प्रदेश से तुलना करें, तो बिहार की बजट की बात करें तो लगभग समझिए कि 1 तिहाई है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पिछले वित्त वर्ष 2023 से 24 की बात हो रही है। अच्छा, इस बार का बजट का आकार पिछले बार की तुलना में 16,540 करोड़ रुपए अधिक है। ये तुलनात्मक जो बात यहाँ पे लिखी गई, जो आंकड़े लिखा गया है, इस चीज को भी भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। हालांकि बजट को लेकर ये वीडियो हमने आपको दिया था, पूरी इन्फॉर्मेशन इस बजट के लेकर के इसमें हमने डाल दिया है। ये वीडियो आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें हमने आपको दिया है। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगामी एग्जाम को देखते हुए। चलिए, अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए, रचनाकार पुरस्कार या फिर बात करें नेशनल क्रिएटर अवार्ड, ये इसका पहला संस्करण था और इसमें मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर चुना गया। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, कई लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। कब? तो 8 मार्च 2024 को। यहाँ पर कुछ नाम आपको दिख रहा है, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। और एक्चुअली जिसको लेकर हम जानकारी आपको यहाँ पर प्रश्न में पूछे हैं, मतलब मैथिली ठाकुर को लेकर, तो मैथिली ठाकुर को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर चुना गया। इसमें बहुत सारे चर्चित नाम हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत कह सकते हैं चर्चित हैं। आप ये कंप्लीट चार्ट को भी ध्यान रख सकते हैं। हालाँकि इतना ही नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। उतना आपको याद नहीं रखना है, जो खास करके इम्पोर्टेंट है उसी में से ये हमने यहाँ पर कुछ चुनिंदे को रखा है, आप इसको ध्यान रखिए। चलिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? यहाँ पर पूछा जा रहा है आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर के बारे में। तो हमने कई बार पहले भी बतलाया है, जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है वहां भी बतलाया है, ये बिहार के 7 जिलों को कवर करेगी, यानी कि 7 जिलों से होकर गुजरेगी। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया और इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। हालांकि इसी दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर और साथ ही दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड रोड और साथ-साथ पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी यहाँ पर किया गया। लेकिन एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको लेकर जो बातें आपको ध्यान रखना है, यह जो 4 लेन कॉरिडोर है, ये बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। आपको ध्यान रखना, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली-कोलकाता एनएच 19 पर स्थित है। जरूरी बात यहाँ पर यह है कि एनएच 19 पर स्थित ये औरंगाबाद जिले में एक स्थान है आमस। यहीं से शुरू होकर बिहार के गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगी। तो इसलिए इसे नाम दिया गया आमस दरभंगा। एक्चुअली में आमस जो है ये औरंगाबाद जिले में है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं औरंगाबाद, दरभंगा, लेकिन जो एक्चुअली प्रॉपर स्थान है, ये आमस स्थान है, इसलिए आमस दरभंगा इसे कहा गया है। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, इसको लेकर कुछ जानकारी यहाँ पर भी है कि 2024 के अंत तक ये बनकर पूरा हो जाएगा और इसे जो नेशनल हाईवे D119 यानी कि 119 के रूप में नोटिफ़ाई किया गया, ये भी हमने आपको बतलाया हुआ है और यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो कि 7 जिलों को कवर करेगा और इसकी जो लंबाई होगी ये 189 किलोमीटर होगी, जिस पर जो निर्माण लागत है ये 6000 करोड़ की आएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। बताएं कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ये है विकल्प नंबर ए यानी कि बिहार। अब यहाँ पर आपको बता दूँ इसके बारे में कुछ जानकारी। प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस जो मनाया जाता है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है और यह दिवस लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 2010 में। अच्छा, 2010 में ही पहली बार बिहार दिवस भी मनाया गया था। तो यहाँ से रिलेट आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस 2024 की थीम है गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दें। लेकिन 2023 में पिछले वर्ष इसका थीम था आई लव स्पैरो। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बिहार के संदर्भ में यहाँ पर हमने रखा है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन जिस पक्षी को आप यहाँ पर ये देख रहे हैं यही है गौरैया। जो लोग खास करके गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, गाँव में रहते हैं, तो ये पक्षी को, गौरैया को आप लोग जरूर देखे होंगे। खास करके फूस के घर में, जो खास करके खरपतवार वाले घर होते हैं, उसमें छत में देखते होंगे, ये वहाँ पर अपना निवास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब यहाँ पर बिहार के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो बेसिक से पॉइंट है, कुछ चीज़ें इसमें अगर अपडेट हुई है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो खबरों में है वो देखते हैं। देखिए, बिहार का अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया जो कि 112वां स्थापना दिवस है। और ज़रूरी बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल नहीं बोल सकते, बल्कि उस समय की बात करें तो ये बोला जाएगा बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 22 मार्च 1912 को अपना बिहार। ये ध्यान रखेंगे। राजधानी पटना है, वर्तमान में राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बहुत सारे लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को लेकर, खास करके बिहार के राज्यपाल को लेकर। क्रम के दृष्टिकोण से देखें, ओवरऑल आजादी के बाद से तो ये बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। स्वतंत्र प्रभार के सिर्फ दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के ये 29वें राज्यपाल हैं। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, हाल ही में 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में झंडा फहराने वाले सर्वाधिक 17 बार इन्होंने झंडा फहराया है और सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। गांधी मैदान के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि इतनी बार झंडा फहराए हैं। राज्य के पक्षी गौरैया, राज्य के पशु बैल, वृक्ष पीपल, राज्य के मछली देसी मांगुर, राज्य के फूल गेंदा, राज्य के खेल कबड्डी। जनसंख्या घनत्व 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है स्वास्तिक। दो स्वास्तिक आपको दिख रहा है, बीच में है पौधे वृक्ष। ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है, ये पूछा जा सकता है। अभी का समय ऐसा है, कई सारे एग्जाम में खास करके कुछ तस्वीरों से लेकर, लोगों से लेकर, एक एग्जांपल मैं देता हूं, एनटीपीसी एग्जाम में आरबीआई के लोगों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अब ये चीजों पर भी ध्यान अवश्य रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो सारे चीजों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है सभी को ध्यान से पढ़िए। पहला यहाँ पर विकल्प है 1912 में भारत का, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 1912 में भारत का 12वां राज्य बना। ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बतला रहे थे कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ये कथन तो हमारा बिल्कुल सत्य है। 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, ये भी सत्य है। अगला है कि 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस 2024 की थीम है जल जीवन हरियाली। एक्चुअली बिहार दिवस 2024 नहीं, ये 2022 का थीम था जब 111वां स्थापना 111वां नहीं बल्कि 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था बिहार का। तो उस समय ये जल जीवन हरियाली इसका थीम था। यही औसत्य है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब जो एक्चुअली हम लोग चर्चा करेंगे, जो थीम को लेकर यहाँ बातें कही गई, पहले उसे ही देख लीजिए।
2023 में जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जबकि 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम था जल जीवन हरियाली। 2024 में जो 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है, इस अवसर पर किसी भी प्रकार का कोई भी राजकीय त्योहार या फिर कह सकते हैं महोत्सव आयोजित नहीं हुआ। इस वजह से कोई थीम निकल कर नहीं आई, कोई थीम निर्धारित नहीं किया गया। यानी कि 2024 में बिहार दिवस का कोई भी थीम नहीं है। राजकीय स्तर पर कोई भी समारोह आयोजित नहीं हुआ था। इसके पीछे रीज़न यही है। देखिए, यहाँ पर वही जानकारी लिखी गई है कि बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इतनी जानकारी आप लोग सभी लोग 100 में 100% जो खास करके प्रिपरेशन में लगे हैं, इतनी सभी को मालूम होगी। लेकिन यहाँ से मान लीजिए प्रश्न नहीं बना, कुछ अलग तरीके से पूछा जाए, जिस प्रकार का अभी मतलब चीज़ें देखने को मिलता है अभी के परिवेश में, बदलता हुआ पैटर्न में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन पहली बार कब किया गया था? तो 2010 में। थोड़ा-सा पीछे जाके इस प्रकार के अब प्रश्न बन रहे हैं। और शताब्दी स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2012 में। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, औरों से थोड़ा हट के चलेंगे, आपकी सोच थोड़ी डेवलप्ड होगी इस तरह की चीज़ों को लेकर जो बदलता हुआ पैटर्न है, इसकी बेस से हम बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन निश्चित तौर पे यहाँ पर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। कहाँ पर ये इन्हें सम्मान मिला है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि न्यूयॉर्क। आपको बता दूं कि 112वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2024 को बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर वो चीजें लिखी गई किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 4 नाम आपको दिख रहा है जो जिन्हें मतलब सम्मान मिला है, वो यहाँ पर ध्यान रखिए। अमित चौधरी जो कि विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं, डॉक्टर दिनेश रंजन जो कि पीआरएनए मेडिकल समूह के संस्थापक हैं, अभिनव अतुल जो कि न्यूट्रीवेट फार्मा केयर के निदेशक हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अगला है डॉक्टर क्रिस सिंह जो कि हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है। इन चारों को तस्वीर में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब जो ये स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे पुरस्कार के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों को लेकर यहाँ पर जानकारी है। यहाँ पर जो इतना आपको दिख रहा है, ये हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन इसमें कुछ नए अपडेट निकल कर सामने आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो कि जॉर्जी कॉस्मोडिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, इनको इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। और ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से एक प्रश्न बना है और आगे और भी बन सकता है। 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए और रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया। ये दोनों को संयुक्त तौर पर दिया गया। दोनों की तस्वीर यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। 2024 में प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो दिया गया, ये जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को दिया गया। और इस पुरस्कार के संदर्भ में बात करें, इस दृष्टिकोण में बात करें, तो सबसे अधिक जो ये पुरस्कार अगर हम बात करें प्रिट्जगर पुरस्कार की, तो जापानी वास्तुकारों ने ही अपने नाम किया है। और अगला एक है एबेल पुरस्कार जो कि फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड ने अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा, ये घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घोषणा के अनुसार बिहार के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदले जाएंगे और इनमें नवसृजित प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय शामिल होंगे, जिसका मतलब नए सिरे से नामांकन किया जाएगा। और इन स्कूलों का नाम नवसृजित और उत्क्रमित के बदले राजकीय या फिर देश एवं राज्य के देशभक्त महापुरुषों के नाम पर ये रखे जाएंगे। और इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जुलाई 2024 के बाद यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो यहाँ से इतनी बातें ध्यान रखना है। शिक्षा विभाग की बात हो रही है, तो वर्तमान में जो 15 मार्च को अगर हम बात करें, वर्तमान में जो मंत्रिमंडल चल रही है, तो 15 मार्च को जो गठन हुआ था मंत्रिमंडल, इसमें आपको ध्यान रखना है सुनील कुमार बिहार के इस समय मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं। दिसंबर 2023 में शिक्षा विभाग की एक योजना बहुत खबरों में थी, मिशन दक्ष। कब? तो दिसंबर 2023 में। और मिशन दक्ष से भी संबंधित सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया था। और यहाँ से आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। जो लोग एग्जाम दिए होंगे निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा। और जो बजट पेश किया गया 2,78,725.72 करोड़ रुपए का, इसमें शिक्षा विभाग का बजट जो था, इसके लिए जो राशि आवंटित हुई,
ये 52,639 करोड़ रुपए और ये सभी स्रोत हमने कहाँ से लिया है? तो द हिंदू से लिया है। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। मिशन दक्ष बहुत खबरों में रहा है। एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 45 मिनट की अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था वैसे छात्रों के लिए करता है, जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अब इसमें कुछ अपडेट ये भी किया गया है कि इसमें ख़ास करके कमज़ोर बच्चों के लिए, जो स्पेशल क्लास लेते थे 45 मिनट का, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम की भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है, तो मिड डे मील जो योजना चल रही है, इसमें एक नया बदलाव ये भी अब देखने को मिला है कि मिड डे मील में अब दूध को भी शामिल किया गया है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में, उन्हें प्रत्येक मंगलवार को दूध पीने के लिए दिया जाएगा। ये यहाँ से ध्यान रखें। चलिए आज के ये वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब बात आपको बता दूँ कि जो पीडीएफ को लेकर हम जानकारी आपको दे रहे थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जनवरी से मई तक का एक प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करिए और उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। जो हमारी डेली क्लासेस चली है, वो सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो चीज़ आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, इसी प्रकार का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगा। निश्चित तौर पर उसका प्रिंट आउट करके आप पढ़ेंगे, आगामी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प आपको होगा। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार के, मतलब बिहार से अगर संबंधित है, तो निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगा। हमारे तमाम मटेरियल आपको एप्लीकेशन पे मिलते हैं। एप्लीकेशन पे अभी थोड़ी-सी गड़बड़ी है। आपको एप्लीकेशन पे अगर लेने में परेशानी हो रही है, अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल पहले से नहीं है, तो आप चाहें तो पेड ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप टेलीग्राम पे संचालित हो रहा है। ये स्कैनर आपको दिख रहा है, इसमें 2 प्लान आप सबों के लिए है। एक तो 299 में पर ईयर के लिए और 399 में लाइफ टाइम के लिए। टेलीग्राम पर अगर लेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेलीग्राम पर ही आपको चीज़ें मिलेगा। कोई जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए 15 जून 2024 तक ये वैलिड रहेगा ये ऑफर आपके लिए। अगर इससे मतलब इस अवधि तक आप लेते हैं तो 299 में ही आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाएगी। इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि 2023 से अब तक का संग्रह मंथली फॉर्म जो वीडियो मतलब जो पीडीएफ का होता है, मंथली पीडीएफ जो मंथली मैगज़ीन हमारा आता है वो आपको मिलेगा। निश्चित तौर पर आगामी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। एक प्रकार से कंप्लीट पैकेज करंट अफेयर्स का यहाँ से हम आपको देंगे और जब से आप इसे जॉइन करेंगे, जैसा आपका प्लान रहेगा तब तक आपको मिलता रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसमें डेली, मंथली, ईयरली नोट्स होंगे जो प्रिंटेबल फॉर्म में होंगे, हिंदी में होंगे। तो जो लोग इच्छुक हैं इसको ज़रूर लीजिए, बहुत ही कारगर आपके लिए साबित हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि ज़रा-सी यहाँ से आपकी हेल्प हुई है, इस तरह की सीरीज़ आपको और भी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से चीज़ें हमने इस वीडियो में दिया है आपको, इस सीरीज़ में आपको दे रहे हैं, वो बहुत ही लाभदायक आपके लिए हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नहीं किए हैं। 2 लाख के सब्सक्राइबर के आंकड़े के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। बस थोड़ा-सा ज़ोर लगाइए, हम लोग 2 लाख के आंकड़े को पार कर जाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।